तो आज हम पिछली वीडियो से आगे पढ़ेंगे। इसमें पिछली वीडियो में हमने 20 तक ऑब्जेक्टिव को बताया था। तो आज सवाल नंबर मेरा है 21, जिसमें कहा गया है कि p एक धनात्मक पूर्णांक है। तो p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या, और सबसे पहले सम पूर्णांक क्या होता है। तो सम पूर्णांक वो होता है जो 2 से पूरा कट जाता है। और p एक धनात्मक पूर्णांक है तो सम होने के लिए ये तो या तो 2 से गुना में रहेगा, या ये सम होने के लिए 4 से गुना में रहेगा, या ये सम होने के लिए 6 से गुना में रहेगा। जैसे कि अगर 2 से गुना करते तो 2p, 4 से गुना करते तो 4p, अगर 6 से गुना होता था 6p। या तो ये इस फॉर्म में रहता, या नहीं तो इसी में सम संख्या जोड़ के दिया रहता, या 2p + 2 या 2p + 4। यानी कि सम संख्या होने के लिए या तो सम संख्या के गुना में रहना चाहिए, और उसमें जो जोड़ होना चाहिए वो सम संख्या का ही होना चाहिए। या 4p में रहता था 4p + 2, 4p + 4, 6p मतलब 6p + 2 या 6p + 6, इस तरह से रहता है। इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो इसमें ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अब है कि महत्तम समापवर्तक पी क्यू और लघुत्तम समापवर्तक पी क्यू बराबर है। यानी कि महत्तम ये किसका होता है, तो महत्तम इसमें संख्या है पी और एक है क्यू। तो महत्तम और लघुत्तम जो होता है गुणा में, वो हमेशा अपने संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। हमेशा जो एलसीएम होता है एचसीएफ, वो हमेशा अपने एचसीएफ गुणा में एलसीएम जो होता है वो हमेशा क्या होता है, संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। तो इसमें जो संख्या हमारा है उसमें संख्या है पहला p और गुना में दूसरा है q, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाता ये। अब है कि 2 धन पूर्णांक a और b के लिए 900 गुने 900 बट्टा में a। अभी बताए थे कि 900 गुने 900 और उसके नीचे हम उसी संख्या से अगर भागा देंगे तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। अब है कि 2 संख्या का 927, 2 संख्या का 927, 900 162, एक संख्या 54, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने का फार्मूला होता है, दूसरी संख्या का फार्मूला कि 900 गुने 900 बट्टा में एक संख्या। तो 900 हमारा है 27, गुना में 900 162, और बट्टा में है एक संख्या 54। अब इसको काटते हैं, 27 से 27, 27 दूना 54, 2 से काटेंगे तो 81। यानी कि हमारा जो आंसर नंबर आएगा 81, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पर अब है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक। तो पहला सवाल में हमने बताया था कि इस नंबर में कि सम पूर्णांक होने के लिए सम संख्या से गुना रहना चाहिए। जैसे कि इसमें पूर्णांक जो है वो 6 से गुना में, हर एक में 6 से गुना है। तो 6 से अगर गुना है तो वो हमारा सम संख्या होता है। फिर बताए थे इसमें अगर सम संख्या ही ऐड रहेगा तब भी वो हमारा सम संख्या ही होगा। लेकिन इसमें हमें पूछा है विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक होने के लिए अगर वो गुणनफल में है तो उसमें विषम संख्या का जोड़ होना ज़रूरी है। जैसे कि 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5, ऐसे करके दिया जाएगा। और इस तरह से जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा कि सम संख्या में सम संख्या प्लस में रहेगा, और अगर विषम पूर्णांक बोलेगा तो प्लस में विषम पूर्णांक करके दिया हो जाएगा, +1 +3 +5, इस तरह से। अब है प्रत्येक परमेय संख्या क्या होता है। तो प्रत्येक परमेय संख्या जो होता है वो एक वास्तविक संख्या होता है। क्योंकि परमेय संख्या प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, इसीलिए हम परमेय संख्या जो हर एक होता है वो एक वास्तविक संख्या होता है। अब है 22/7 क्या है। तो 22/7 वैसन संख्या जिसको हम बट्टा में लिख सकते हैं। ये है 22 और बट्टा में 7, ये बट्टा में है, और बट्टा में रहने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। और ये किसका वैल्यू होता है, ये होता है पाई का वैल्यू। अगर पाई दिया रहेगा तो पाई एक अपरमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है, पाई एक अपरमेय संख्या होता है। लेकिन अगर पाई का वैल्यू 22/7 दिया हुआ है तो वो हमारा परमेय संख्या होगा।
अब कह रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मौसो, तो हमने बताया था कि लगातार संख्या पूछेगा, दो लगातार संख्या का मौसो। तो दो लगातार संख्या का मौसो हमेशा एक होता है, और कभी कभार पूछ देता है आपको कि दो लगातार सम संख्या, तो दो लगातार सम संख्या का जो मौसो होता है वो हमेशा होता है दो। फिर कभी कभार पूछ देता है आपको कि दो लगातार विषम संख्या, तो दो लगातार विषम संख्या का जो मौसो होता है वो होता है एक। फिर पूछ देता है कि दो लगातार अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जो होता है उसका मौसो होता है एक। यानी कि इस सब चारों का आपको याद रखना है कि अगर दो लगातार संख्याएं कोई भी तो उसका मौसो एक, अगर वो सम संख्या लगातार में है तो उसका मौसो दो, अगर लगातार में विषम संख्या है तो उसका मौसो एक, और अभाज्य संख्या है तो उसका मौसो एक। यानी कि लगातार में कोई भी संख्या रहे तो मौसो एक, सिवाय किसको छोड़ करके, सिवाय सम संख्या को छोड़ करके। इतना बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा सवाल पूछा है कि दो लगातार संख्याओं का मौसो, तो लगातार संख्या का मौसो हमारा हो जाएगा एक। अब है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसो क्या होगा। तो अभी हमने बताया था कि अगर अभाज्य संख्या रहेगा दो तो उसका मौसो जो है वो हो जाएगा एक, लेकिन यहाँ पे हमें पूछा गया है लॉसो। तो लॉसो क्या होता है अभाज्य संख्या का, तो उसको निकालने के लिए आप क्या कर देते हैं, सीधे गुना कर देंगे। यानी कि ए और बी इसका गुणनफल, तो गुणनफल हो जाएगा ए और बी, ऑप्शन नंबर सी। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो पहला है 27। 27 जो है वो 1 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, 9 से कट जाता है, 27 से कट जाता है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है जो 1 से और अपने ही अंक से कटे, उसके अलावा और किसी भी अंक से न कटे। जबकि यहाँ पर 27 जो है वो 1 से और 27 से कटने के बावजूद भी और 3 से और 9 से भी कट रहा है, इसीलिए ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। अब बात करते हैं 35 की। तो 35 जो है वो कट रहा है 1 से, 5 से, 7 से और 35 से। ये भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 1 और 35 के अलावा 5 से और 7 से भी कट रहा है। अगला चलते हैं, फिर ऑप्शन नंबर है 13। 13 जो है वो 1 से और 13 से कटता है, उसके अलावा और किसी से नहीं कटता है। अभाज्य संख्या वही होता है जो सिर्फ 1 से और खुद के ही अंक से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो कि हमारा इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आगे ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर फिर भी आपको देखना है तो चलिए हम समझा देते हैं। 56 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, सॉरी 3 से नहीं कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 14 से कट रहा है, 28 से कट रहा है और 56 से कट रहा है। यानी कि एक और अपने अंक के अलावा भी और अन्य अंक से ये भी विभाजित है, इसीलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 35 भी अभाज्य संख्या नहीं था, तो ऑप्शन कौन था हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अब है 45 तथा 60 का मौसम। तो ये ऑब्जेक्टिव है, तो हम इसको बच्चे की तरह समझा देते हैं, ज़्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं है। 45 सेकंड 45 लगाते, घटाते तो 15, फिर 15 से लगाते 45 में, 15 तिया 45 कट गया। यानी कि मौसो जो हमारा आया वो कितना आया, इसमें मौसो आया हमारा जिससे भागा देने पर कट जाते, यानी कि 15, यानी कि आंसर नंबर डी। अब है 6 अभाज्य संख्या का मौसो। तो 100 अभाज्य संख्या का मौसो बताए थे कि सिर्फ सम संख्या का मौसो जो होता है वो 2 होता है, उसके अलावा 100 अभाज्य संख्या सब का मौसो कितना होता है, 1 होता है। अब 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो इसके लिए आपको पहले इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। 144 का गुणनखंड करते हैं, 2 से करेंगे तो 72, 2 से करेंगे तो 36, फिर 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 1। यानी कि क्या आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, यानी कि 2 इसमें कितनी बार आया, 2 इसमें आया 4 बार, यानी कि 2 का घातांक कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब है सम पूर्णांक। तो पिछले वीडियो में बताए थे सम पूर्णांक के लिए किसका गुना होना चाहिए, सम संख्या से। तो सम संख्या से गुना यहाँ पर है और ऐट में सम संख्या ही रहना चाहिए, तो यहाँ पर सिर्फ गुना में ही है, तो ऑप्शन नंबर डी। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या, तो वो कौन किस किस से करता है। तो 91 1 से भी, 7 से भी, 13 से भी, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। 213, तो
213 3 से भी कट रहा है, 71 से भी कट रहा है, तो ये भी हमारा आभाज्य संख्या नहीं है। 41 किसी से नहीं कटता है, सिर्फ 1 से और 41 से ही कटता है, तो इसीलिए यही हमारा क्या होगा, आभाज्य संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अब सवाल है कि 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 इसका वैल्यू कितना होगा। तो किसी भी का पावर 0, किसी भी अंक का पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। तो 8 का पावर 0 तो वैल्यू 1, 2 का पावर 0 तो वैल्यू 1। अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। तो ध्यान रखिएगा बात को, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है, चाहे वो कोई भी संख्या हो, जैसे कि अगर 1000 है और इसके पावर में भी 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अगर कितना भी संख्या उसका पावर अगर 0 है तो उसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो वैसे ही 8 के पावर 0 तो वैल्यू 1, 2 के पावर 0 तो वैल्यू 1, दोनों का गुना करा किए तो 1, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया था बी। आ गया 0.7 बराबर क्या, 0.7 और इसके ऊपर आवर्त लगा हुआ। आवर्त वाले को शॉर्टकट निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है कि सबसे पहले आप सारा संख्या को लिख दीजिए बट्टा, पॉइंट के बदले में 1 दीजिए, अब पॉइंट के बाद जितना अंक था उसको लिख दीजिए। तो पॉइंट के बाद था 1 अंक 7 तो सिर्फ 1 0, फिर माइनस पॉइंट के बदले में फिर 1। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना ऐसा अंक है जिसके ऊपर आवर्त नहीं है। आवर्त यानी कि ये जो रेकरिंग है, ये रेकरिंग ये कितना पे नहीं है, वो भी पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के बाद कोई भी एक ऐसा संख्या नहीं है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो उसके बदले में 0 देने की आवश्यकता नहीं है। अब घटाइए 7 बट्टा 10 में से 1 गया तो 9, यानी कि 7 बट्टा 9, ऑप्शन नंबर ए। अब है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। तो अब ये बताए थे पाई, पाई हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या। फिर बताए थे √7, ये भी हमारा क्या होता है अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि √7 का वैल्यू पूरा नहीं निकलता है। √2 और √5 इसका भी पूरा वैल्यू नहीं निकल जाता, यानी कि ए बी और सी जब हमारा अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय नहीं है तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब जैसे कि आप देखने में है कि इसमें है √75, इसमें है √48, तो कैसे वो अपरिमेय संख्या है, तो चलिए उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको जांचते हैं कि अगर वास्तव में ऐसा है या नहीं। तो सवाल है 3√75 और बट्टा में √48, तो गुणनखंड करते हैं या 3 से ही कट जाता है। तो 3 से अगर गुणनखंड करेंगे 75 का तो 5 गुने 5 गुने 3 बट्टा 48 का अगर करेंगे तो 4 गुने 4 गुने 3। तो √3 से 3 कट जाता है, 3 से 3 कट गया तो ऊपर में बचा 3, 2 को 5 में से 1 को 5 बाहर और 2 को 4 में से 1 को 4 बाहर, यानी कि यह अपरिमेय संख्या। आपको ऐसे भी देख सकते थे, एक और तरीका था इसको चेक करने का, जैसे कि है 3√75 और बट्टा में √48। आप देखिए काट रहा है, 3 से काटिएगा तो 25, 3 से काटिएगा तो 16, यानी कि 3 रूट के अंदर बचा 25 और नीचे रूट के अंदर बचा 16। अब इसका वर्गमूल कर लीजिए, √25 का 5, √16 का 4, यानी रूट से बाहर चला आ रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो गया डी। नहीं तो वैसे हम इस सबको देखे थे कि यह अपरिमेय संख्या नहीं है, तो कौन बच गया था आंसर, डी नंबर, इसीलिए डी हमारा क्या था आंसर था। अब है निम्नलिखित में से किसका प्रसार अशांत है। तो दशमलव प्रसार अशांत होने के लिए क्या होना चाहिए कि गुणनखंड जो करते हैं q का वो 2 के पावर 5 और m के पावर n इसके रूप में नहीं होना चाहिए। मतलब कि q का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई और अन्य अंक आता है तो समझिए कि वो क्या है, अशांत है। तो अगर आप 50 का जो गुणनखंड करेंगे, 50 का जो कि मेरा पहला ऑप्शन है, तो 50 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो वो आता है 2 पंचे 10 पंचे 50। यानी इसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और अन्य अंक नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, यह है हमारा शांत, और हमें ढूंढना क्या है, अशांत, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है। अब है 40 बट्टा 243। अब 243 का गुणनखंड करते हैं तो पहले इसको काटेंगे तो ये कट जाता है 3 से, 13 या 39, 3 से 81, यानी कि अब 13 बट्टा 81 बनाइए। तो 81 का हम गुणनखंड करेंगे, 81 गुणनखंड 3 या 9, 9 या 27, 27 या 81, यानी कि 81 गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा अंक क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, ये शांत नहीं है, क्या हो गया, ये हो गया अशांत। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी। तब आगे जब आंसर हमारा मिल गया तो आगे सी और डी को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है।
अब है निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है? तो परमेय संख्या वो जिसका पूरा का पूरा वर्गमूल निकल जाता हो। तो ऑप्शन ए में है हमारा रूट अंडर 1/144। तो 1/144 जो रूट में है, तो 1 का वर्गमूल 1 और 144 का वर्गमूल बाहर, यानी कि बाहर निकल जाता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए, जो क्या है? परमेय संख्या है। अब सवाल है हमारा कि यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 के पावर 4 5 के पावर 5 और गुने 7, इसका क्या निकालना है? लॉस। तो चलिए निकालते हैं। तो a के पावर कितना है? 2 के पावर 3। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 है यानी कि 2 को 3 बार लिख सकते हैं, 3 गुना में 5। फिर b है, b का वैल्यू है 2 के पावर 4, तो 2 को हम 4 बार लिख सकते हैं। फिर है 5 और फिर गुना में है 7। हमें निकालना है लॉसो। तो लॉसो जो हम निकालेंगे तो लॉसो वही होता है जो दोनों में मिलता है। तो 2 दोनों में है, ये 2 भी दोनों में है, ये 2 भी दोनों में है और ये 5 दोनों में। तो चलिए लिख लेते हैं। तो 2 इसमें से 1 2, फिर इसमें से 1 2, इसमें से 1 5। अब इसको गुना करते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 और 8 पंचे 40। सॉरी तो जो मिलता है वो तो लिखते हैं, उसके अलावा जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। इसमें कौन कौन नहीं मिला? 3 का जोड़ा। इसमें कौन कौन नहीं मिला? 3 नहीं मिला तो 3 लिखेंगे। फिर 2 नहीं मिला तो 2 लिखेंगे। फिर 7 नहीं मिला तो 7 भी लिखेंगे। अब इसको गुना करते हैं। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 पंचे 40 40 दिया 120 120 को 2 से गुना करेंगे तो 240 को 7 से गुना करेंगे तो 1680, यानी कि 1680 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक बार फिर से आपको समझाते हैं कि a का वैल्यू दिया था 2 के पावर 3, तो यानी 2 को हम 3 बार लिख सकते हैं। 2 को हमने 3 बार लिखा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, फिर 5 था तो 5। अब 2 के पावर 4 तो 2 को 4 बार लिखे, फिर 5 था तो 5, फिर 7 था तो 7। लॉसों में क्या होता है कि जो मिला उसमें से भी और जो नहीं मिला उसको भी लिखते हैं। तो 2 मिला था तो उसमें से 1, 2 मिला था तो उसमें से 1 2, फिर 2 को 2 था तो उसमें से 1 2, फिर 5 था 2 को उसमें से 1 5। अब 3 नहीं मिला तो 3 लिखें, 2 नहीं मिला तो 2 लिखें, 7 का जोड़ा नहीं मिला तो 7 लिखा। जब इस सब को गुना करिएगा आप तो आएगा 1680, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा? अभी बताए थे कि सम या विषम पूछेगा तो वो सम संख्या से गुना रहेगा। तो यहाँ पर 4 और 4 से गुना है। तो चलिए 4 से गुना है तीनों में। अब विषम होने के लिए इसमें विषम पूर्णांक का जोड़ा होना जरूरी है। तो विषम पूर्णांक किस में जुटा हुआ है? तो विषम पूर्णांक जुटा हुआ ये क्या कि एक विषम संख्या होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। जैसे कि इसमें 2 जुड़ा हुआ है, इसमें 4 जुटा हुआ है, तो ये होता हमारा क्या चीज़? ये होता हमारा सम पूर्णांक, क्योंकि सम पूर्णांक होने के लिए सम का जोड़ होगा और विषम पूर्णांक होने के लिए विषम का जोड़ होगा। और विषम किस में है? इसमें, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अब है कि 2 संख्याओं का लॉस गुणनफल 2166 और उनका 919 है, तो उनका लॉसो क्या होगा? तो लॉसो का एक फार्मूला होता है, लॉसो का फार्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बट्टा 900। तो संख्या का जो गुणनफल है वो है 2166 और बट्टा में है आपका 19। अब 19 से आप 166 को 2166 को काटिएगा तो 19 का 19, 19 का 19 और 19 चौका 76, यानी कि 114 बार में कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। अब है कि संख्या 2.13 फिर 113 फिर 1113 फिर 1113 क्या है? तो देखिए, तो सम संख्या जब डॉट डॉट में रहता है तो अगर एक जैसा ही बढ़ रहा है, जैसे कि अगर 1.333 अगर एक ही की तरफ बढ़ रहा है तब तो वो परमेय संख्या है। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो सवाल है हमारा 2.13 फिर 113 फिर 1113 फिर 1113, इसमें क्या देखिए पहले हुआ था 1 1 1 3 फिर 2 1 फिर 3 फिर 3 1 फिर 3 फिर 4 1 3, यानी कि एक जैसा नहीं बढ़ रहा है, ये असमान तरीके से बढ़ रहा है। जो संख्या असमान तरीके से बढ़ रहा होता है तो वो परमेय संख्या नहीं होकर के वो क्या हो जाता है?
वो अपरिमेय संख्या की पहचान होती है। ध्यान रखिएगा कि जो संख्या समान तरीके से न बढ़ करके असमान तरीके से बढ़ रहा हो, जैसे कि पहले हुआ 13, फिर 113, फिर हो गया आपका 1013। अगर 2 का भी लेंगे तो 13, फिर 11। अगर 3 को का लेते हैं तो 131, फिर 131, फिर 11, 113 हो जाता है। एक जैसा नहीं बढ़ रहा, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। π/3 अभी बताए थे कि π1 क्या होता है, π1 अपरिमेय संख्या होता है। π1 अपरिमेय संख्या होता है, उसको अगर 3 से भागा देते तो वो भी क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है।